नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज क्लास 11th का और नीट के लिए भी ये वॉल्यूम है। रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इसमें हम पहले पढ़ चुके हैं पीयूष ग्रंथि को, या फिर पढ़ चुके हैं हम पीनियल ग्रंथि को। पीनियल ग्रंथि इससे स्रावित होने वाला एक ही हार्मोन था जिसे मेलानिन कहते हैं, वो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। और दूसरा हार्मोन्स था जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता था। और भी कुछ हार्मोन्स थे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते थे। अगर आप अभी तक पिट्यूटरी ग्लैंड को मिस कर चुके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का आपने नहीं देखा है, उससे स्रावित वाले हार्मोन्सों को आपने नहीं देखा है, तो आप बहुत ज़्यादा या बहुत कुछ आप मिस कर चुके हैं। तो इसका जो पहला वॉल्यूम है, आप जा कर के इसकी जो क्लास 11th की जो प्लेलिस्ट है उससे आप जा कर के इसको देख सकते हैं, या फिर वीडियोज़ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। इसका पहला वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको ज़रूर देखें। तो अब हम बात करेंगे इस पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमने उसमें बताया था, इसका थोड़ा सा इसमें लेंगे। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे भी स्रावित होने वाले कुछ हार्मोन्स हैं, उनको देखेंगे हम। हमने उसमें 3 कॉलम बनवाए थे। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड लिखवाया था, उसमें 3 कॉलम बनवाए थे। मतलब आपको करना क्या है, देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हम बता देते हैं क्या करना है। आपको ये करके रखना है उसमें। सबसे पहले ये कीजिए आप, इसको करके ऐसा यहाँ लिखिए आप पीयूष ग्रंथि। पीयूष पीयूष ग्रंथि, पी यू स, यहाँ पीयूष लिखिए। पीयूष ग्लैंड लिखकर आप उसमें एक लाइन ऐसी खींचना है, एक ऐसी खींचना है, एक ऐसी खींचना है। ठीक है। अब आपको यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर आपको लिखना है पार्श्व डिस्टेलिस। आप यहाँ लिखिए पार्श्व डिस्टेलिस, यहाँ पार्श्व डिस्टेलिस लिखिए, यहाँ पार्श्व इंटरमीडिया लिखिए, यहाँ पर लिखिए आप पार्श्व नार्सोवा। तीनों जगह लिखिए आप, फटाफट लिखिए। लिख लिया। अब आप यहाँ लिखिए, ये बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कल आपको, इसमें लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, पांच डिस्टेंस के नीचे लिखिए आप। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स जो हैं उनमें से आप लिख सकते हैं PRL, GH या TSH, LH, MSH, ये सभी, सॉरी MSH इसमें नहीं है, और ये सभी हार्मोन्स आप इसमें लिख सकते हैं। ये ओरल बता रहे हैं। अब इसमें लिख सकते हैं आप MSH, इसमें लिख सकते हैं आप MSH, इसमें आप लिखिए MSH। और फिर यहाँ पर 2 हार्मोन्स लिखिए आप, ऑक्सीटोसिन और एक हैगा ऑक्सीटोसिन, एक हैगा वैसोप्रेसिन। इसमें लिख लीजिए आप ऑक्सीटोसिन लिख लीजिए, वैसोप्रेसिन इसमें, ये दोनों हार्मोन्स ने आप लिख के रख लीजिए। पार्श्व नारशोबा में, पार्श्व नारशोबा में आपने ये तीन जो आपके हार्मोन्स थे आपने उनको लिख कर रख लिया। अब देखिए, अब इसमें आगे क्या करना है। ओह माय गॉड, चलिए अब इस में आगे क्या करना है, इनको लिख कर रख लिया ना, चलिए ठीक है। ओह माय गॉड, चलिए चलिए अब आप यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, चलिए चलिए अब यहाँ से देखेंगे आप। अब आज का यहाँ से हमारा अपना जो है वो लेक्चर यहाँ से शुरुआत होती है। चलिए 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 लाइट कर लेते हैं, थोड़ी डार्क कर लेते हैं इसे। चलिए हो गया। अब इसमें हमें, रुकिए रुकिए रुकिए, चलिए 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 करते हैं। अब इसमें हमें जो करना है, सबसे पहला कि थायराइड ग्रंथि क्या है और इस निकलने वाले हार्मोन्सों के बारे में देखेंगे। तो थायराइड जो है श्वसन गली के जो, इसका चित्र हम दोनों दो चित्र हैं वो दिखाएंगे कैसी होती है थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित 2 पालियों में बटी होती है, 2 पालियों में बटी होती है। दोनों पालियां संयोजित ऊतकों के जो ग्रंथियां पुटिकाएं भरण ऊतकों से बनी हुई होती हैं। प्रत्येक थायराइड जो पुटिका होती है एक गुहा को घेरे हुए कोशिकाओं में निर्मित होती है। यह पुटिका कोशिकाएं, इससे भी इंपोर्टेंट यही है कि कौन सा हार्मोन्स स्रावित होता है। तो जो है ना थायराइड ग्रंथि, इससे 2 हार्मोन्स
स्त्रावित होती हैं। पहला होता है ट्रेट्रा आयोडोथायरोक्सिन और एक तो होता है ट्राई आयोडोथायरोक्सिन, यानी T4 और TH इस T4 और T3 इससे दो हार्मोन्स का स्त्रावण होता है, आप याद रख लीजिए। और इसमें कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए इससे रोग भी होते हैं। देखो थायराइड हार्मोन्स की जो सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यकता होती है, अगर इसमें प्रॉपर काम करेगा तभी, जिसमें अगर ये आयोडीन की पूरी जो है मात्रा पूरी कंप्लीट होगी तो जिस साधारण इससे आयोडीन कम हो जाती है तो उसे गलकंड कहती हैं, उससे रोग हो जाता है। कौन सा गलकंड है? अब गर्भावस्था के समय अब थायराइडता के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की जो वृद्धि है वो भी विकृत हो जाती है। मतलब जो गर्भ में अगर किसी माँ को यदि ये रोग है तो उसके गर्भ में जो भी शिशु होगा उसमें भी कुछ विकृतियां होंगी इस रोग के कारण। गलकंड है उसे तो इस बच्चे में जो अवरोधित वृद्धि, जिसे क्रेटिनिज्म बोलती हैं, यानी वामनता बोलती है, मंद बुद्धिता, त्वचा असमानता या मूक बाधिरता या मुंह खोलता है, मुंह खोल के रखता है, मूक बाधिरता भी इसमें कुछ भी हो सकता है। या ये वयस्क स्त्रियों में जो होती हैं उनमें इस टाइप से गलकंड होता है थायराइड ग्रंथि के, ये दोनों तरफ दिख रहा है, ये है गलकंड, इससे ऐसा होता है ये, ठीक है। और ये भी दिख रहा है, ये ऐसा बन जाता है जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं, वो इसी के कारण होता है। किसके? थायराइड में जो थायरोक्सिन है उसमें जो प्रोपरता होती है उसकी वो प्रोपरता पूरी नहीं हो पाती है, जिसके कारण से ये रोग हो जाता है। चलिए अब इसमें हमको ये भी देखना है, सॉरी चलिए अब इसमें हमको क्या देखना है, अब हमको इसमें देखना है कि अब थायराइडता है वो मासिक चक्र को अनियमित कर देती है। जो वयस्क स्त्रियां होती है ना उनमें जो अब थायराइडता होती है, रोग होता है, तो उसके मासिक चक्र जो होता है उसको भी क्या करती हैं? बाधित कर देती हैं। थायराइड ग्रंथि के कैंसर भी हो सकते हैं। ये गांठें जो होती हैं ना यहाँ पर गलकंड में जो गांठें पड़ जाती हैं, थायराइड आपने देखा होगा घेंगा ऐसा टाइप का यहाँ से ऐसा निकल जाता है, वो क्या होता है वो वहाँ पर कैंसर भी बन सकता है ये थायराइड में, ठीक है। हार्मोन्सों के जो संश्लेषण होता है वो अधिक हो जाता है, ठीक है, इसमें उस कारण से हो जाता है। कौन से? जो पैराथायराइड हार्मोन्स होते हैं उनके, जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनके अधिक स्त्रावण या अल्प स्त्रावण के कारण ये रोग हो जाते हैं, ठीक है। अब थायराइड अतिक्रियता कहलाती है, जो शरीर के कार्य की पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। देखो थायराइड हार्मोन्स या आधारीय उपत्वचीय उपापचयी जो दर होती है उनके नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। यानी उपापचयी जो क्रियाएं होती है ना वो थायराइड हार्मोन्स उन पर नियमन करता है। ये हार्मोन्स लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी प्रक्रिया में सहायता करता है। और थायराइड हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय यानी संश्लेषण और विखंडन में भी उनको भी नियंत्रित करता है। और विद्युत अपघट्टों का नियमन भी थायराइड हार्मोन्स को भी प्रभावित करता है। तो थायराइड जो ग्रंथियां हैं वो एक प्रोटीन अथवा जो थायोरोकैल्सी टोनिन जो है TCT इसको भी स्त्राव करता है, जो यह कि रक्त में जो कैल्शियम आयनों उनको क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो रक्त में कैल्शियम आयनों को नियंत्रित कौन करता है भाई? थायराइड हार्मोन्स जो होती हैं वही इसको नियंत्रित करती हैं। तो दो थायराइड हार्मोन्स होती हैं T3 T4, ये दो थायराइड यानी कि टेट्रा आयोडो जो होती हैं थायराइडो डीन वो सॉरी तीन होती हैं, एक टेट्रा होता है एक ट्राई होता है, थायरोक्सिन जिसे बोलते हैं थायरोक्सिन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में। अब पैराथायराइड ग्रंथि होती है ना इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखो पैराथायराइड ग्रंथि ये भी थायरोक्सिन होता है, इसमें पैराथायराइड हार्मोन्स यानी PTH वो निकलता है इससे पैराथायराइड ग्रंथि से। देखो मानव में 4 जो है पैराथायराइड ग्रंथियां यानी थायराइड ग्रंथियां जो हैं उनमें जो पैराथायराइड ग्रंथि 4 थायराइड ग्रंथि, देखो थायराइड ग्रंथियों में पश्च सतह पर स्थित होती हैं। 4 पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं, कितनी होती? 4। अब इसमें देखिए थायराइड ग्रंथि की जो 2 पालियों में प्रत्येक में एक जोड़ी जो है पैराथायराइड ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि पैराथायराइड हार्मोन्स PTH नामक एक पेप्टाइड हार्मोन्स के स्रावन करती हैं। और PTH का स्राव रक्त के साथ परिसंचरित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। जो कैल्शियम आयन होते हैं उनके द्वारा इनका संचरण होते हैं नियमित होता है। पैराथायराइड हार्मोन जो है रक्त में Ca2+ के स्तर को बढ़ा देता है। जो PTH अस्थियों का कार्य है वो अस्थि अवशोषणता विघटन और विखनन प्रक्रम में सहायता करता है। जो PTH वृक्क नलिकाओं में जो Ca2+ के पुनर्अवशोषण तथा जो पचित भोजन के जो है Ca2+ में अवशोषण को भी प्रेरित करता है।
है वो कौन होता है? जो कैल्शियम के अवशोषण या उस कैल्शियम आयन के अवशोषण या उसमें कार्य करता है ना कैल्शियम आयन में, अति कैल्शियमता रक्त हार्मोन्स को कम कर देता है। ये जो कैल्शियम आयन जो कैल्शियम का नियंत्रण करता है ना, वो पैराथायराइड हार्मोन ही होता है। तो इसको आप रखिए, एक ही हार्मोन निकलता है पैराथायराइड ग्रंथि से, वो होता है पैराथायराइड हार्मोन्स। और ये कैल्शियम आयनों को क्या करता है? उनके संतुलन को बनाए रखता है, उनको नियंत्रित करता है, वो यही होता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, थाइमस ग्रंथि से भी कुछ हार्मोन्सों का स्त्रावण होता है। तो थाइमस ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? वो देखिए, थाइमोसिन नामक हार्मोन्स इससे स्त्रावित होता है। थाइमस ग्रंथि से भी एक ही हार्मोन से स्त्रावित होगा, जिसको बोलेंगे थाइमोसिन। याद रखते चलिए, बहुत इजी होता है। चलिए, अब आता है थाइमस ग्रंथि जो है महाधमनी के उदर पक्ष में उरोवस्ती के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पाली होती है, इसमें पाली युक्त ये क्या होती है? संरचना होती है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है ना, आप जानते हो तो हैं कि जो थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि उसी में तो बनती है टी कोशिकाएं, टी लिम्फोसाइट और वी लिम्फोसाइट। तो प्रतिरक्षा तंत्र को तो ये नियंत्रित करेगी ना, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो पी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होती हैं वो थाइमस ग्रंथि से तो बनती हैं, और यही बनती हैं, तो बस यही हार्मोन करता होगा उनको नियंत्रित। कौन सा? थाइमोसिन। ये बात है ना, है। थाइमोसिन जो टी लिम्फोसाइट का विभेदीकरण कर देता है, मुख्य भूमिका निभाता है कोशिका मध्य को, जो कोशिका मध्य प्रतिरक्षा होती है ना, वो इन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, इसमें जो अतिरिक्त थाइमोसिनल तरल प्रतिरक्षा में प्रतिजैविक के उत्पादन को भी प्रेरित करता है। ये बढ़ती उम्र के साथ जो थाइमस ग्रंथि का थोड़ा विघटन हो जाता है, थोड़ी कम होती जाती है ये थाइमस ग्रंथि, फलस्वरूप थाइमोसिन का जो उत्पादन है ना वो घट जाता है। इसलिए जो इसके परिणाम स्वरूप वृद्धों में जो होता है ना प्रतिरक्षा तंत्र या वृद्धों में जो प्रतिरक्षा होती है ना, वो कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि वो थाइमस जो ग्रंथि होती है, जो थाइमस ग्लैंड होती है ना, उसका आकार में कमी हो जाती है, वो छोटी हो जाती है। उस कारण से क्या है, इसमें जो है ना उनको प्रतिरक्षा तंत्र उनका कमजोर पड़ जाता है और वो अधिक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। ये है थाइमस ग्रंथि, ये होती है थाइमस ग्रंथि। देख लीजिए आप, वृक्क का अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग दिए गए हैं। अच्छा, अधिवृक्क ग्रंथि है, सॉरी, ये क्या होती है? अधिवृक्क ग्रंथि होती है। इसको देखेंगे हमें। अच्छा, ये है अधिवृक्क ग्रंथि, इसको देखिए आप, अधिवृक्क ग्रंथि थोड़ा डिफरेंट हो गई है आज पीडी। देखो, हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क में अग्रभाग में एक स्थित एक छोटी सी अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां जो दो प्रकार के ऊतकों को निर्मित करती हैं। ग्रंथियों के बीच में स्थित ऊतक जो है वो अधिवृक्क मध्यांश और बाहरी और स्थित एक अधिवृक्क वलकुट होता है, वहां पर अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती हैं, अधिवृक्क वलकुट में। ठीक है, अब जो अधिवृक्क मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन्सों का स्राव करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एड्रिलीन। एड्रिलीन एक हार्मोन्स हो गया, एड्रिलीन। यहां चल रहे थे हम। तो इसमें जो अधिवृक्क मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, एड्रिनल या फिर जिसे बोलते हैं एपिनेफ्रिन, और नार एड्रिनल, इसे बोलते हैं नार एपिनेफ्रिन। ये इन्हें लड़ो जड़ो हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? लड़ो जड़ो हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये आपातकालीन स्थितियों में ये स्रावित होने वाले हार्मोन्स भी होते हैं। इनके बहुत सारे नाम होते हैं। लड़ो जड़ो हार्मोन्स यानी फ्लाइट फाइट भी बोलते हैं इसे, फ्लाइट हार्मोन्स है। लड़ने की जगह जब उत्तेजक आपातकालीन, कोई भी आपातकालीन जब परिस्थिति आती है, तो यही हार्मोन्सों का स्त्रावण होता है। यही हार्मोन्स होते हैं वह स्त्रावित होते हैं, ये होते हैं लड़ो जड़ो हार्मोन्स। तो ठीक है, अब हमें इसमें देख रखना है। तो इसमें क्या होता है? नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन दो प्रकार के हार्मोन्स होती हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से जो हैगा वो कैटेकॉलमिनस कहते हैं। कैटेकॉलमिनस जो होता है ना, इन हार्मोन्स को कहते हैं। एड्रिनल और नॉर एड्रिनल किसी भी प्रकार के जो दबाव, आपातकालीन स्थितियां हम बता चुके हैं ना, आपातकालीन जो स्थितियां हैं उनमें ये निकलते हैं, ये स्रावित होते हैं। ये इसे आपातकालीन हार्मोन्स या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं? युद्ध हार्मोन्स या फ्लाइट हार्मोन्स भी उसे बोलते हैं। यह हार्मोन्स जो है सक्रिय, जो तेजी से आंखें और पुतलियां फैला देती हैं, रोंगटे खड़े कर देना, इसके सब लक्षण होते हैं। पसीना आना, ये दोनों हार्मोन्स हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता या फिर श्वसन दर को भी ये नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये दोनों हार्मोन जो है हृदय की धड़कन को भी बढ़ा देते हैं और ग्लाइकोजन जो होता है उसके विखंडन को भी ये प्रेरित करते हैं, जिसमें परिणाम स्वरूप जो है अगर रक्त में जो ग्लूकोज का रक्त स्तर बढ़ जाता है और साथ ही साथ जो लिपिड और प्रोटीन का विखंडन भी इससे प्रेरित तेजी से हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये
हार्मोन्स होते हैं जी अधिवृक्क वल्कुट क्षेत्र से ये निकलते हैं, वहां से स्रावित होती हैं। अधिवृक्क वल्कुट क्षेत्र से ये स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं। अधिवृक्क वल्कुट के 3 परतों में विभाजित किया जा सकता है। जोना पे जोना जो रेटिक्यूलम हैगा, जोना फेसिक्यूलेटा हैगा और जोना ग्लोमेरुलोसा हैगा। ये 3 प्रकार की इसकी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। इसमें जो हैगा कॉर्टिकोइड्स जो हार्मोन्स होती हैं उनका स्रावन होता है, वहां से स्रावित करती हैं। ये जो सम्मिलित रूप होता है ना इन तीनों हार्मोन्स का, दोनों हार्मोन्स का, उसे कॉर्टिकोइड जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स बोलते हैं, कॉर्टिकाइड्स बोलते हैं या फिर, ठीक है। इन हार्मोन्स का यहाँ पर क्या होता है, स्रावन होता है। तो अधिवृक्क वल्कुट क्षेत्र से 2 हार्मोन्सों का स्रावन होता है। आप इस बात को याद रखिए। अब वे दोनों हार्मोन कौन कौन से हैं? वह दोनों हार्मोन्स हैं नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ये ही होते हैं प्रतिरक्षा तंत्र में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है भूमिका निभाती हैं। इनकी जब क्रियाविधि पढ़ेंगे ना तब हम आपको इनको बारे में बताएंगे सब कुछ। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो ग्लाइको कार्डिकोइड से ग्लूकोज संश्लेषण या ग्लाइको नियोजेनेसिस वसा अवघटन में भी यही दोनों हार्मोन्स जो है भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन अवघटन को भी प्रेरित करती हैं दोनों हार्मोन्स, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो ये तथा अमीनो अम्ल की कोशिकाओं को ग्रहण व उपयोग को भी ये अवरोधित करती हैं। जो कार्टिसोल होती है ना, इन दोनों हार्मोन्स को कार्टिसोल भी कहते हैं। हृदय संवहनी तंत्र में रख रखाव वृक्क की क्रियाओं को भी संचालित करती हैं। ग्लाइको कार्टिकोइड्स, क्योंकि कार्टिकोइड हार्मोन्स होते हैं इसलिए ग्लाइकोकार्टिकोइड एक विशेष रूप से जो कार्टिसोल प्रतिशोध प्रतिक्रियाओं में प्रेरित होती हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र में ये प्रतिक्रिया को अवरोधित करता है। और कार्टिसोल जो है लाल रुद्र को कणिकाओं का एक उत्पाद को प्रेरित करता है, जिसे हम एल्डोस्टेरिन, मुख्यतः वृक्क नलिकाओं का कार्य है, जो कि Na जो होता है ना सोडियम, बता जल जो वृक्क में जल अवशोषण को ये पुनर्अवशोषण या K+ आयन जो होती हैं उनको जो हैगा पुनर्अवशोषण में आवश्यक होती हैं। फास्फेट अवघटन उत्सर्जन को ये क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। इस प्रकार जो एल्डोस्टेरोन है ना, विद्युत अवघटनों को शरीर द्रव्य में आयतन, परासरणीय दाब और रक्त दाब को बनाए रखने में सहायता करते हैं। जो एड्रिनल है ना, वल्कुट द्वारा कुछ मात्रा में जो है एंड्रोजेनिक स्टीराइड का भी स्राव होता है, जो कि यौन आरंभ के समय जो वक्षीय रोम हैंगे, जघन रोम तथा मुख आनन दाढ़ी मूछ से बोलते हैं, रोम की वृद्धि में भूमिका का अदा करते हैं। इन जो रोम निकल आते छोटे छोटे ये वाल, इनको हम रोम बोलते हैं। जघन रोम, अक्षीय रोम, ये जो रोम निकलते हैं इन्हीं को बढ़ाने के पीछे किसका का हाथ होता है? इन्हीं दोनों हार्मोन्स का। कौन से? नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। सब पढ़ना पड़ता है, बायोलॉजी है मेरे दोस्त। ये देखिए, तो आज का हमारा ये लेक्चर था, ये हो गया है कंप्लीट। अब आप जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए।